यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध के हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को वापस सुरक्षित इंडिया लाने के लिए लगातार भारत सरकार और राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है। ऐसे में बाड़मेर निवासी एक छात्र एमबीबीएस जो पिछले करीब 6 वर्षों से वहां पढ़ाई करते थे और अब वे वापस कल दिल्ली से जोधपुर लौटे हैं और जोधपुर लौटने के बाद आज बाड़मेर पहुंचे हैं। छात्र यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करते थे और इनको लेने के लिए बाड़मेर से जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे थे और अब ये छात्र अशोक कुमार बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु से मिलने आए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वहां स्थिति थी, किस प्रकार के हालात थे और किस हालातों में वे यूक्रेन से वापस इंडिया लौटे हैं। अच्छा अशोक, कौन सा गाँव है आपका, प्रॉपर कहाँ से? मेरा गांव बिसारनिया है, चोटन तहसील में धनाऊ ग्राम पंचायत है। और जैसा कि आप हालात की बता रहे हो तो हालात अभी बहुत गंभीर हालात है वहाँ पे। और जैसा मैंने भी देखा है तो मैंने देखा उस टाइम में भी हालात गंभीर थे। जहाँ गिर रही बम कहाँ गिर रहे हैं किसी को पता नहीं था। और जो हो रही थी स्ट्राइक हो रही थी, हवाई स्ट्राइक हो रही थी, उसमें पहले गन वाला सिस्टम नहीं था। अभी उनको सिविलियंस को भी पूरे हथियार दे चुके हैं और आर्मी का कुछ वो नहीं, डिफरेंस नहीं रहा है कि आर्मी कौन है और सिविलियन कौन है। जिसको जो मर्जी है, जिससे दुश्मनी है, एक दूसरे को मार रहे हैं। जैसे कल वो बंदा मरा है तो अब ये हालत ये है कि ईस्टर्न साइड है जो यूक्रेन की, खार्किव हो गई, कीव हो गई, इस साइड में क्या है कि अभी बमबारी इतनी हो रही है और इतनी हालात ख़राब हो चुकी है। जो बंदे 5-6 हज़ार स्टूडेंट है वो बंकरों में नीचे है और उनके कॉल्स तो लग ही नहीं सकते क्योंकि नेटवर्क है नहीं। दूसरी बात, उनके फ़ोन बंद हो चुके हैं तो घर वाले भी उनको कॉल कर रहे हैं, नहीं लग रहे, घर वाले परेशान हो रहे हैं। वो वहाँ कहीं कहीं कॉल कर रहे हैं लेकिन वो मिस है बंदे। अगर उनको कहीं इवेक्यूट या वहाँ से रेस्क्यू करके नहीं निकाला तो खाना तो वैसे है नहीं वहाँ पे खाने के लिए। जैसे वो बंदा कल गया था, जो कल खाने के लिए गया बाहर और मरा गया। कौन? भारत का एक छात्र नवीन नाम का, वो जो कल जो मरा, वो बंदा खाना लेने के लिए बाहर गया था कि मरा नहीं अंदर, बाहर जाते वो फायरिंग में गया। तो इसी तरह बच्चे अब क्या सोच रहे हैं कि अगर बाहर जाएंगे तो मरेंगे, इससे अच्छा अंदर बैठे रहें। वो बच्चे जब तक रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे तब तक बच्चे वहाँ से निकलना नहीं। अच्छा अशोक, आप कौन सी यूक्रेन जो है वहाँ की कौन सी सिटी में रहते थे और कब से रहते थे? मेरे को वहाँ पे 6 साल हो गए, 2016 में गया था वहाँ पे। और मैं जो रहता था वो उज़ग्रोद नाम की सिटी है, वेस्टर्न साइड है, हंगरी बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जब ये युद्ध के हालात वहाँ बन रहे, सबसे पहले आपको कब मालूम चला था कि यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच में ऐसे हालात बनने वाले हैं? ये पहले काफ़ी टाइम से, 1-2 महीने पहले से ऐसा आ रहा था, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने और बाकी भारतीय जो एम्बेसी है कीव में, उन्होंने कोई इस मामले को सीरियस नहीं लिया था कि क्या होना है, ज़्यादा कुछ नहीं होना, आपस में हम ले लेंगे सब कुछ है। लेकिन जब इन्होंने वार्निंग दी थी कि 16 तारीख को, 16 फेब को, कि यहाँ अटैक होने वाला है, वो भी नहीं हुआ था। लेकिन जब 21 फेब को, 21 फरवरी को जब वो फर्स्ट अटैक हुआ, तब जाके इनकी आंखें खुली कि हाँ कुछ हो भी सकता है। 21 तारीख को पहला अटैक हुआ था वहाँ पे। फिर क्या हालात बने वहाँ, क्या देखा आप लोगों ने? जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे पहली बात तो जो सायरन बज रहे थे पूरे टाइम, सायरन बज रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, फाइटर जेट आ रहे हैं, चल रहा है, लोग आपस में घबराए हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। कई लोग तो जैसे हमने पहले क्या किया, 21 फेब को फर्स्ट अटैक हुआ था, हमने पहले यही तैयारी की कि हम जैसे तैसे खाना तैयार करें कि हम अगर इन केस अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर पाए तब तक हम जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना तैयार करें। हमने 15-20 दिन का खाना तैयार किया एक साथ, और इतना पानी ला के रखा अंदर और इतने पैसे ला के रखे ताकि हम बॉर्डर तक पहुँच सकें। तो हालात बहुत ख़राब है। और अच्छा, कितने छात्र वहाँ फंसे हुए इंडिया के अभी, जो आपकी जान पहचान? अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सब जो बता रहे हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं, आपस में ही गिन के बता रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट अभी भी बंकरों में, टोटल 7 हज़ार स्टूडेंट अंदर है यूक्रेन के और 2-3 हज़ार स्टूडेंट बॉर्डर्स पे, हर 3-4 बॉर्डर है उन पे 2-3 हज़ार स्टूडेंट बॉर्डर्स पे खड़े हैं अभी तक, जो निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप वहाँ से कब निकले थे और आपने किस प्रकार की एक वीडियो भी आपने जारी किया था, और कब आपको लगा था कि अब मुझे इंडियन एम्बेसी से आपने कब सपोर्ट मांगा था, सहयोग मांगा? हमने 21 तारीख को फर्स्ट अटैक हुआ था। 21 तारीख को हमें लगा था कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए 21 तारीख को, लेकिन 21 तारीख को हम नहीं निकल पाए क्योंकि इंडियन एम्बेसी का ये स्ट्रिक्ट नहीं था कि आपको निकलना है। इसीलिए हमने 21 तारीख को वेट किया, 22 तारीख को वेट किया, तो 22 तारीख शाम को और अटैक हुआ। तब हमें लगा कि यहाँ कुछ और कोई एक्शन होगा, तब तक तो मारे जाएंगे। इसीलिए हमने 25 तारीख को सुबह वहाँ से निकलने का सोच लिया और हम वहाँ से पैदल निकल लिए और फिर हमने टैक्सी लेके हंगरी बॉर्डर पहुँचे थे। और 26 तारीख को, हम 26 तारीख को हंगरी के अंदर पहुँच गए थे। आप अपने स्तर पर? अपने स्तर पर हमने अपने स्तर पे ही, क्योंकि वहाँ पे रेफ्यूजीज निकल रहे थे यूक्रेन से। 2 बार अटैक हुआ तो वहाँ पे जो रेफ्यूजीज थे उन्होंने भी सोच लिया कि यहाँ पे रहना ठीक सही नहीं है, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला ट्रेन से, जो यूक्रेन और हंगरी के बीच चलती है।
तो हमने देखा ये रेफ्यूजीज निकल रहे हैं तो अपने इंडियन को क्यों मना करें। हम 5 जनों ने ग्रुप बना के खाना वाना तैयार करके बॉर्डर पहुंचे और वहाँ से ट्रेन के द्वारा हम 26 तारीख को सुबह हंगरी पहुंच गए थे। वहाँ पहुंचने के बाद में हमने हंगरी की जो एम्बेसी है इंडिया की, उससे कांटेक्ट किया कि हम हंगरी के अंदर हैं, इंडियन स्टूडेंट है, वहाँ से बच के आए हैं, हमें मतलब यहाँ से आगे कहीं कोई शेल्टर प्रोवाइड करो या कुछ करो ताकि हम कहीं रह सकें यहाँ पे। वहाँ हंगरी में आपने कहा इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया? हमने हंगरी में जो हंगरी का साइड का जो बॉर्डर है जाहोनी एक प्लेस है, वहाँ पे हमने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया। वहाँ उन्होंने हमें इंडियन समझ के वीज़ा तो दे दिया, क्योंकि वहाँ की जो हंगरी की गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा था कि अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर कोई आया तो उनको वीज़ा दे देना। उन्होंने वीज़ा दे दिया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ कोई शेल्टर देखो। हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया। एम्बेसी ने हमें बोला कि आप बुदापेस्ट सिटी आ जाओ, सिटी के अंदर एक शेल्टर है, वहाँ आप रह लो। फिर हम वहाँ से बुदापेस्ट सिटी गए, वो हमने खुद का खर्चे से गए थे, वहाँ से ट्रेन ली और बुदापेस्ट सिटी गए। वहाँ पे शेल्टर था, शेल्टर में हम 4 दिन रहे। 4 दिन बाद में कल हमारी जो फ्लाइट बन गई थी और हमें दिल्ली लाया गया। फ्लाइट कैसे बनी थी? आपने मतलब इंडियन एम्बेसी की ओर से थी या अप्लाई किया था, किस प्रकार आपसे किसने संपर्क किया? फ्लाइट के लिए हंगेरियन इंडियन एम्बेसी है, जो हंगरी के अंदर जो इंडियन एम्बेसी, उन्होंने हमें गूगल फॉर्म भेजा था, जिसके द्वारा सब स्टूडेंट को भेजा जितने स्टूडेंट है, कि आप एक ऐसा लिस्ट बन जाए कितने स्टूडेंट यूक्रेन से आ रहे हैं, ताकि उसके द्वारा जितने जितने हंगरी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उस हिसाब से फ़्लाइटें बनवा रहे हैं। तो पहले फ़्लाइटें सिर्फ 2-3 आती थी पर डे, 2-3 फ़्लाइट, लेकिन कल से जो फ़्लाइटें हैं 5-6 फ़्लाइट कर दी। तो अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं अब वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले आ रहे थे बहुत कम आ रहे थे, 300-600 स्टूडेंट पर डे आ पाते थे, लेकिन अब है 4-5 फ़्लाइट आ रही है। तो आप जहाँ रहते थे वहाँ पर भी कोई ब्लास्ट वगैरह, एयर स्ट्राइक वगैरह कोई देखे थे आप? हमारी जो सिटी है इस उसमें ब्लास्ट नहीं हुआ था। सायरन चल रही है, अभी भी चल रही है। आज लास्ट आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी से 100 स्टूडेंट अभी भी बचे हैं उसके अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ आप थे? हाँ, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ 100 बच्चे इंडियन से अभी भी वहाँ हैं। वो आज शाम तक अगर निकल जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ से वो निकल रहे हैं, तो आज शाम तक वो वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसमें सायरन चल रही है, अभी भी सिटी में सायरन बज रही है। सिटी में ये है हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, ऊपर से जेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन जो क्या है कि उस सिटी में अटैक नहीं होने का कारण है कि वो हंगरी बॉर्डर से टच है, और वो अगर वहाँ अटैक करे तो हंगरी का भी इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए वहाँ अटैक नहीं कर रहे हो सिटी। अच्छा, दिल्ली कब पहुँचे थे? और भारत सरकार की ओर से सारा आपका ऐसा बताया जा रहा है खर्चा वहन किया था मिशन गंगा के तहत? मिशन गंगा के तहत भारत सरकार ने जो किया वो इंडियन जो एयरपोर्ट है दिल्ली तक, जो पूरा खर्चा मिशन गंगा के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने किया। उसके बाद में मैं थैंकफुल हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट से राजस्थान गवर्नमेंट ने सीधा एयरपोर्ट से ही हमें ले लिया था। हमें एयरपोर्ट से वहाँ राजस्थान भवन दिल्ली से ले जाया गया कि आप वहाँ थोड़ा रेस्ट करो, शांति लो, उसके बाद में कल आपको हम आपके डिस्ट्रिक्ट तक और उसके बाद आपके घर तक पहुँचा देंगे। तो राजस्थान गवर्नमेंट ये अच्छा कदम उठाया था, और बाकी इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छा कर रही है कि वहाँ से दिल्ली तक लाके अपने अपने स्टेट को सौंप रही है। अच्छा, कितने परिवारजन हैं आपके लोग, जो है परिवारजन है, परिजन है, माता पिता, वो कितने चिंतित थे जब आप वहाँ यूक्रेन में फंसे हुए थे और उनको ऐसी खबर मिली थी कि इस प्रकार के हालात यूक्रेन में बन गए? एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं यूक्रेन से निकल के, हम 5 बंदे फर्स्ट थे, तो पेरेंट्स को भी पता चल गया कि हम निकले हैं, क्योंकि हमने वहाँ से निकलने के बाद में जो इस रास्ते से हम निकले थे उस रास्ते का एक मैप बनाया और सारे स्टूडेंट्स को भेजा और सारे जितने भी ग्रुप्स थे उनमें भेजा। तो पेरेंट्स को पता चल गया कि हम निकले हैं वहाँ से। तो पेरेंट्स के हमारे पास स्पेशली फ़ोन आने लग गए कि उनको जैसे तैसे करके आप वहाँ हो और आप वहाँ की एम्बेसी से कांटेक्ट करके उनसे निकलवाओ। तो पेरेंट्स रो रहे थे। जैसे कल मेरे पास कॉल आया उसकी मम्मी का बच्चे का कि वो बच्चा हमारे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और 3-4 दिन हो गए हैं, कहाँ हैं क्या नहीं है, आप प्लीज़ वहाँ पे हो तो आप वहाँ की कुछ करो और बच्चे को कुछ कांटेक्ट भी कराओ। तो हमने वहाँ ट्राई किया इंडियन एम्बेसी हंगेरियन में, और वहाँ से कॉल करवाने के बाद में वो बच्चा बॉर्डर पे था, उससे बात भी हुई कि मैं बॉर्डर पे हूँ और 1-2 घंटे में बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा और मेरा फ़ोन बंद है। तो ऐसे मतलब बहुत कॉल आ रहे हैं उनके पेरेंट्स के भी कि आप रो रहे हैं बच्चे, क्यों पेरेंट्स तो हमेशा परेशान होती है, पेरेंट्स परेशान बहुत है। अच्छा, एक चिंता अभी आपको ये भी होगी कि जिस प्रकार से आपने, किसी ने 6 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 4 साल वहाँ पढ़ाई रखी है MBBS की, अब इस प्रकार के हालात हैं, तो अब आपकी डिग्री को लेकर, आगे जो पढ़ाई की उसको लेकर चिंता नहीं है कि क्या होगा आगे? हमें बहुत ये चिंता है। अब हमें सबसे बड़ी चिंता है कि हम बच तो आ गए, लेकिन बचने के बाद भी हमारे 6 साल और जितने पैसे खर्च हो गए उसको लेके, जैसे अब इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन ले सके, कुछ अच्छा हमारे लिए कर सके, जैसे अगर जैसे 6 साल हमने किया है तो 6 साल जितने किया है उसमें अगर एटलीस्ट 6 साल बाद जितने उन्होंने पढ़ाई कर ली उनकी साल ख़राब ना हो, इसके लिए अगर हमें यहाँ से अगर डिग्री प्रोवाइड करवाए या कुछ व्यवस्था करे तो इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है हमारी। अभी आप जिला कलेक्टर से मिलने वाले, क्या बात होगी? कलेक्टर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना हो सके हम लोगों के
लिए जो हैं वो बच्चे वापस हैं लाएं। उन बच्चों को वहाँ जितने फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करवाएं, और जो लोग हम बच के आए हैं जो लास्ट ईयर के हैं जिनका है उनको आप प्लीज़ डिग्री का कुछ यहाँ किसी गवर्नमेंट से बात करके। अच्छा अशोक, मेरा अंतिम सवाल है कि जिस प्रकार से आप लोग पढ़े लिखे थे और सब लोग जानते थे, रास्ता था, सब सारा गूगल वगैरह था, ऐसे में जो लोग वहाँ पर एक उस प्रकार उनको कुछ जानकारी नहीं होगी, वो उनकी क्या हालात होती होगी? ऐसा है कि जैसे हम लोग हमें 6 साल हो गए तो उस कंट्री के बारे में पता चल गया था। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, पहली साल ही उनको अभी पता नहीं था, 1-2 महीने पहले गए। उन बच्चों की बहुत हालत ख़राब है। इन केस अगर उनको पता भी नहीं रास्ते का और अगर वो बताएँगे किसी पूछेंगे तो वो पैसे लेते हैं पूछने के, क्योंकि अब वहाँ पे हालत ख़राब है, कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है। तो अब वहाँ बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया है और उस बच्चों को कइयों के पास पैसे नहीं है तो वो कुछ पूछ भी नहीं सकते। तो बहुत हालत ख़राब है। फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर बच्चे हैं उनकी हालत ख़राब है। अच्छा ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चे 4-4 3-3 दिन से भूखे बैठे हैं वहाँ। बैठे हैं। जैसे मैंने बताया है कि जो खार्किव और कीव सिटी है उसके अंदर अंडरग्राउंड में बच्चे हैं जो जो बंकर्स में बैठे बच्चे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना पीने को है। वो जैसे तैसे करके एक बार जीवन गुजार रहे हैं, हो सकता है कितने दिन की है वो उनको कुछ पता नहीं, ना उनसे पेरेंट्स से कांटेक्ट और मिसिंग है बच्चे वहाँ पे जितने भी है। निश्चित रूप से जो यूक्रेन और रूस के बीच विवाद बढ़ा है, युद्ध के हालात जो है वो गंभीर बनते जा रहे हैं। ऐसे में इंडियन जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके परिजनों को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि किस प्रकार से उन बच्चों को सुरक्षित वापस इंडिया लाया जाए।